हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा क्या है? सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसको हल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का वीडियो आता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये दो टाइप का होता है। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन दो टाइप का होता है। तो पहला टाइप हमारा जो है ना वो इस प्रकार होता है। देखिए, जैसे कि करनी में 5 और करनी में 3 या फिर करनी के अंदर 7 ऐसे आएगा और आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करनी का मतलब ये है ये केवल सिंगल करनी में आएगा, अकेला करनी के साथ आता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा प्रकार है वो इस तरह का होता है। मान लीजिए 3 प्लस 2 करनी में 5 या फिर 2 करनी में 7। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि करनी तो आएगा लेकिन इसके साथ में और भी अंक आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए करनी में 7 है और इसके साथ क्या है 2 भी आया है, और यहाँ पे करनी में 5 तो है लेकिन इसके साथ में क्या है 2 है 3 है। ठीक है, तो ये करनी में अकेला नहीं आता है, इसके साथ और भी अंक आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना उसको हल करने का तरीका अलग होता है और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसको हल करने का तरीका अलग होता है। तो इस वीडियो में केवल हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और अगली वीडियो में देखेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि करनी में 5 या करनी में 3 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको उल्टा मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि सिद्ध कीजिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि माना करनी में 5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या, मतलब उल्टा मानेंगे। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे, माना कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, हल, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम माना, माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या माना हमने, करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो करनी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे हम करनी में 5 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे करनी में 5 बराबर p बाई क्यू। ठीक है, हम परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने माना कि हमारा परिमेय संख्या है तो इसको हमने क्या कर दिया, p बाई क्यू के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जहां जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, p और q अभाज्य पूर्णांक है। इसके बाद q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जो हमारा लाइन है ना ये समझने वाली है। अगर इसी को आप समझ लेते हैं ना
तो समझिए कि आपने पूरा क्वेश्चन को हल कर लिया। ठीक है, यही मेन चीज है, इसी को आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने पूरा क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसका मतलब होता है क्या। देखिए, ये जो हमारा है q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हर है q है इसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, p और q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, सअभाज्य का मतलब होता क्या है समझिए। देखिए यहाँ पे जो p है ना, ये p q से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, या फिर जो q है ये q p से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करे यानी कि काट सके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हैं, इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये माना है कि p और q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब यह है इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसे समझिए उसको। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक है 5/7, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 है ना, इस 5 को 7 विभाजित नहीं कर सकती, और ना ही 7 को ये 5 कर सकता है कि नहीं, और ना ही कोई ऐसी संख्या है इन दोनों को विभाजित कर सके, काट सके। देखिए, अगर मान लीजिए इसको हमने 2 से काटना शुरू किया, 2 से काटेंगे, 1 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 1 से तो हर संख्या विभाजित हो सकती है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम इसको 2 से काट रहे हैं तो 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 7 भी नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 से 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। 4 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 से ये 5 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। दोनों को करना है, केवल 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम 6 से काटेंगे तो 6 से दोनों नहीं कटेंगे। 7 से काटेंगे, 7 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या नहीं यहाँ पे कि इन दोनों को विभाजित कर सके, है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है क्या, देखिए समझिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये 4 है और बटे का 6 है। तो 4, देखिए ये 4 इसको नहीं काट सकता, ना ही ये इसको काट सकता, यानी कि दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 2 से काटे ना तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, दोनों कट गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 2 है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन दोनों को क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। तो 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए, इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, और इसको, इस 6 को, इसको लिखेंगे हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है कि नहीं। यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है, ये 2 इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, देखिए ये जो 2 है ना, ये 2 क्या है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये 2 इनको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा ना। ठीक है, तो आप उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या माना था, P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे, और ना ही कोई ऐसी संख्या है कि इन दोनों को काट सके। इसका मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कि नहीं। अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो हमने ये माना है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या हो जो इन दोनों को काट दे, यानी कि अगर इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। हमारी मान्यता ये है कि दोनों क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमारी मान्यता है। अगर हो गया तो हमारी मान्यता क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो क्या होगा, तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब परमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर हमारी मान्यता गलत हो गई तो क्या हो जाएगा, ये जो परमेय संख्या है ये परमेय संख्या नहीं होगा, अब परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको मेन यही दिखाना है कि इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं। इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं।
कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सके? हमको मेन यही दिखाना है कि नहीं? तो चलिए इसको हल करते हैं और बेहतरीन तरीका से समझते हैं। ठीक है, लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। ठीक है, तो हल करने के लिए इसका जो करनी है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो हमको दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, क्या लिखा हमने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम करनी में 5 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू, इनका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वर्ग है ना, इस वर्ग से ये करनी हट जाएगा, यानी कि इस स्क्वायर से ये करनी हट जाएगा। तो इसको हमने हटा दिया, तो क्या बच गया यहाँ पे, केवल 5 बच गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 5, फिर बराबर, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर और बटे का क्यू का स्क्वायर, है कि नहीं? इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्यू को हम इधर कर सकते हैं और इस 5 को हम इधर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है, गुना का रिश्ता है। ठीक है, तो इसको हम इधर करेंगे और इसको हम इधर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, या इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बराबर ये पी का स्क्वायर और बटे का 5। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर गौर से देखेंगे ना तो पता चलेगा ये जो 5 है, ये 5 ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये जो 5 है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या करेगा, पी को भी करेगा। यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 5 है, अगर 25 को विभाजित कर रहा है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 5 को भी विभाजित करेगा, है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि 3 है, इस 9 को विभाजित कर रहा है, तो 9 का वर्गमूल जो होता है 3, तो 3 को भी ये विभाजित करेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार ये 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो पी को भी करेगा। ठीक है, तो अगर ये 5 पी को विभाजित कर रहा है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, पी को ये 5 विभाजित करता है, इस प्रकार लिखेंगे, पी बटा 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमारा 5 है ना, इस p को m बार में विभाजित कर रहा है। ठीक है, कितने बार में, m बार में, ऐसे m बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे, या इसका इसके साथ गुना है तो गुना कर देंगे, ये हो जाएगा p बराबर 5m लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए इसको समझिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
ये 6 है ना, इस 6 को मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ये 3 क्या कर रहा है, 2 बार में विभाजित कर रहा है। कितने बार में, 2 बार में। 3 दूना के 6, 2 बार में। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 6 बराबर 3 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 2, ठीक है, 3 दूना के 6 है कि नहीं। तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इसको लिखा हमने, इसका इसके साथ गुना है, तो हमने क्या कर दिया, P बराबर 5m। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है। ये जो P का मान है समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 हमारा है क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर बटा 5। तो P की जगह हम क्या लिखेंगे, P का मान, P की जगह पर हम P का मान रखेंगे। P का मान कितना है, 5m, क्या है 5m, ठीक है। P का स्क्वायर है तो इनका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बर्थडे का ये 5 है तो हमने 5 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करेंगे, देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 होगा, 25 और m का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा ये 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 5 से इस 25 को काटेंगे तो कितना होगा, 5 5 25, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 5m स्क्वायर, कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, ये हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 5 है ना, इस 5 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो इसके बटे में हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, या ये हो जाएगा m स्क्वायर, इसको जब हम 5 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे का ये 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने, इस 5 को हमने इधर लेके आया तो क्या हो गया, क्यू के बटे में हो गया, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 हो गया। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये जो 5 है ना, ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं, ये जो 5 है इसे क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो Q को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। तो Q को भी विभाजित करेगा, है कि नहीं, Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ये देख सकते हैं कि जो 5 है ना, 5 P को और Q को दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है कि नहीं, दोनों को विभाजित कर रहा है, कौन, ये 5, ठीक है। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों को विभाजित कर दे। मगर अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 जो है ना, इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि P और Q को दोनों को विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। तो हमारी जो मान्यता थी कि इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो गलत हो गई, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से 5 P और Q को
विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अर्थात 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है और ये हमारी मान्यता का विरोध करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? यह हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। ठीक है, क्या विरोध कर रहा है? P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही ना, कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसका विरोध कर रहा है, अर्थात अतः करनी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया। यह हमारी मान्यता का विरोध है, विरोध कर रहा है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए बढ़िया से और इसी प्रकार आप भी करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।